जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो पहले लेसन है जिसका नाम है आपको राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का हम लोग क्या करेंगे कि आपको अध्ययन करेंगे। और हमारा जो अध्ययन का स्रोत होगा वह आपको SPPD का जो आपको बुक है उसके जो भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या कह रहा है समझिए। ये पहला ही आज के सेशन के टॉपिक का ये पहला प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा है, देखिए सभी लोगों को दिखते होंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है समझिए। देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कह रहा है आपको कनाडा के गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी ब्रिटिश महारानी और ऑप्शन डी कह रहा है पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको ब्रिटिश महारानी। यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की जो तुलना होती है ना साथियों, वो आपको ब्रिटिश महारानी के पद से जो होता है वो आपको किया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे कई सारे चीज आ गए जिसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए, अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है इसको आप याद रखिएगा। तो अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति है वो आपको जो बाइडेन है, क्या है, जो बाइडेन है। इन चीजों को याद रखिएगा। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो आपको 4 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। तो साथियों, इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको 4 वर्ष के। उसके बाद यहाँ पर देखिए कनाडा आया, क्या हुआ, कनाडा आया हुआ। तो देखिए, तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि कनाडा से हमारे देश में जो है आपको संघात्मक व्यवस्था को जो है वो आपको लिया गया है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और जस्टिन ट्रूडो जो है वो आपको कनाडा के जो अभी क्या है कि आपको प्रधानमंत्री। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए कि आपको पूर्व सोवियत संघ आया हुआ है, ठीक है ना। तो आखिरकार यहाँ से एक बात आती है कि सोवियत संघ को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं USSR। तो यह जो USSR है साथियों, यह आपको 1922 में बना था और यह 1991 तक जो था वो आपको अस्तित्व में रहा था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोवियत संघ जो है कब तक अस्तित्व में रहा था, तो 1922 से लेके 1991 तक। तो यहाँ से एक बात आती है कि सोवियत संघ के जो संस्थापक थे वह कौन थे। इन चीजों को भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए, तो सोवियत संघ के जो संस्थापक थे वो आपको BI लेनिन थे। कौन थे? BI लेनिन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो संस्थापक और इसके प्रथम महासचिव जो थे वो आपको BI लेनिन थे। और ये जो सोवियत संघ है बना कब था, तो यह आपको 1922 में, ठीक है ना। और यह 15 गणराज्यों का क्या था कि आपको एक समूह था। इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति बने थे वह कौन बने थे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे साथियों वो आपको मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब तक रहे थे, तो आपको 1985 से 1991 तक। तो इन चीजों को याद रखिएगा। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इनके द्वारा आपको 2 नीति जो थी वो आपको अपनाई गई थी। उसका नाम है आपको पेरेस्त्रोइका। क्या नाम है? पेरेस्त्रोइका। और एक नीति थी जो था आपको ग्लासनोस्त। क्या है? ग्लासनोस्त। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सोवियत संघ के किस प्रधानमंत्री ने पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति को अपनाया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो जाएगा आपको मिखाइल गोर्बाचोव। पेरेस्त्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन और ग्लासनोस्त का मतलब जो होता है वो आपको खुलापन होता है। और याद रखिएगा कि आपको मिखाइल गोर्बाचोव जो है उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको पीस, क्या है, पीस हैज नो अल्टरनेटिव। क्या है? पीस हैज नो अल्टरनेटिव नाम का जो पुस्तक लिखा था वो आपको मिखाइल गोर्बाचोव ने लिखा था। यानी कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। और मिखाइल गोर्बाचोव को क्या था कि आपको 1987 में जो था वो आपको नोबेल प्राइज से भी साथियों सम्मानित किया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका जो प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, इसे एक बार और समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि भारत के
जो आपको राष्ट्रपति की स्थिति जो है उसका जो है तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है यह पूछा जा रहा है। तो यह आपको ब्रिटिश महारानी के पद के समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको क्या है कि आपको सही हो जाएंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, ब्रिटेन के जो अभी पीएम है वह भारतीय मूल के ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपको ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो पॉलिटिकल में क्या होता है कि कुछ करेंट चीज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। और कनाडा के प्रधानमंत्री कहेंगे तो वो आपको अभी जस्टिन ट्रूडो है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में तो आपको जो बाइडेन, और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको 4 वर्ष का। पूछेंगे कि बताइए कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है वह कहां से लिया गया, किस देश से प्रेरित होकर? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको कनाडा से। और कनाडा की जो राजधानी है वो आपको ओटावा है। इन सभी चीजों को याद रखिएगा। सोवियत संघ को ही हम लोग यूएसएसआर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएसएसआर कहते हैं, मतलब कि यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा? तो आपको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है ना। तो ये जो आपको यूएसएसआर है ये कब बना था? 1922 में। इसका विघटन कब हो जाता है? तो आपको 1991 में, ठीक है ना। और उसके बाद सोवियत संघ जो होता है 15 गणराज्यों में जो होते हैं वो आपको बट जाते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है, सोवियत संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपको लेनिन थे। जबकि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति पूछेंगे तो वो आपको मिखाइल गोर्बाचोव, जो 1985 से 1991 तक क्या रहे थे कि आपको मतलब सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे वो आपको रहे थे। और इन्हीं के समय में जो था वो आपको क्या होता? शीत युद्ध का अंत हुआ था, क्योंकि शीत युद्ध का जो अंत माना जाता है वह आपको किसके विघटन से? तो सोवियत संघ के विघटन से। तो साथियों इन सभी चीजों को याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की नीति सोवियत संघ के किस प्रधानमंत्री ने अपनाया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पीस एज नो अल्टरनेटिव। और इनको शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज था वो आपको 1987 में दिया गया था। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 1 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर सी है। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है साथियों वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि ऑन लिबर्टी जो शीर्षक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। देखिए ये प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है। देखिए सारे लोग प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न आपका जो कहा जा रहा है उसको आपको बढ़िया से समझना है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग बताएंगे। देखिए कह रहा है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के जो लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है जे.एस. मिल, उसके बाद कह रहा है बेंथम, ठीक है ना, जेरिम बेंथम इनका पूरा नाम है। उसके बाद है प्लेटो और है आपको कार्ल मार्क्स। तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल। तो ऑन लिबर्टी नाम की जो पुस्तक है वो आपको 1859 में क्या था कि आपको जे.एस. मिल के द्वारा जो था वो आपको लिखा गया था। इसमें और भी लोग हैं, उनके पुस्तक का नाम आप जान लीजिए। जैसे देखिए आपको बेंथम है, तो बेंथम ने एक पुस्तक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल, क्या कहेंगे? इंटरनेशनल। देखिए इस सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए तो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल लॉ। यह पुस्तक जो लिखे थे वो आपको कौन लिखे थे जानते हैं? तो आपको बेंथम ने लिखा था। तो इन चीजों को याद रखना है। प्लेटो के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है आपको रिपब्लिक। क्या है? रिपब्लिक। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई अगर हम पुस्तकों की बात करते हैं तो इसमें आपको कम्युनिस्ट क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो। इसको आपको याद रखना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इसके अलावा आपको दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल। इस दोनों पुस्तक को जो आपको लिखे थे वो कौन लिखे थे जानते हैं? तो आपको कार्ल मार्क्स। तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक को कब लिखा था? तो यह आपको 1848 में, ठीक है ना। और इसके बाद दास कैपिटल जो है वो आपको 1867-68 में जो था आपको लिखा गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? तो आपको जनक कहा जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो कहेंगे आपको कार्ल मार्क्स को, ठीक है ना। इसके बाद पूछेंगे कि समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो कहिएगा आपको दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे समाज। क्या कहेंगे? समाजवादियों का बाइबिल क्या है? समाजवादियों का जो बाइबिल है क्या है? बाइबिल। वह किस पुस्तक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि समाजवादियों का जो बाइबिल है वह आपको दास कैपिटल नाम की जो पुस्तक है उसे कहा जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। पूछेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और आपको
आपको दास कैपिटल कौन लिखा है, तो आपको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। रिपब्लिक पुस्तक को कौन लिखा है, प्लेटो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन लिखा है, जेरी बेंथम। और इसके बाद ऑन लिबर्टी पुस्तक कहेंगे तो आपको जेएस मिल के द्वारा जो है वो आपको लिखा गया था। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, और कार्ल मार्क्स के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि आपको जर्मनी से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं, जर्मनी से, ठीक है ना। और इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है, तो आपको जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सारे चीज जो है आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। कार्ल मार्क्स ये 1818 से 1883 तक जो है इनका जीवन काल है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है ना, इस क्रांति को कार्ल मार्क्स ने गदर कहकर क्या किया था कि आपको संबोधित किया था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि भारत में हुए 1857 के सिपाही विद्रोह को गदर कौन कहा था, तो आप क्या कहोगे, तो वह आपको कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जेएस मिल। क्या हो जाएगा, जेएस मिल, जिसने ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक जो है लिखी थी। इसके बाद पूछेंगे कि आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन लिखा हुआ है, तो आपको जेरी बेंथम, ठीक है ना। उसके बाद रिपब्लिक नाम की पुस्तक कौन लिखा हुआ है, तो क्या कहिएगा, तो वो आपको प्लेटो के द्वारा जो है वो आपको लिखा गया है, ठीक है ना। और इसमें बोलेंगे पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक, तो वह आपको अरस्तु लिखा हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स नाम की जो एक पुस्तक है वो आपको अरस्तु के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा, जबकि रिपब्लिक जो है प्लेटो के द्वारा। तो देखिए, तो यहाँ से जो भी चीज आपको एनालिसिस करके बताया गया, सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या है कि अगर कोई चीज समझने में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे कि बार बार इस चीज को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का साथियों प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इसे समझिए। करा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्या है कि आपको तत्व नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राज्य होने के लिए जो मुख्य रूप से जो अनिवार्य तत्व है वह कौन कौन चाहिए। सबसे पहले यह जानिए, जो अनिवार्य चीज है, क्या है, अनिवार्य चीज है, उसके बगैर जो है हम उसको राज्य नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, तो राज्य होने के लिए ना आपको 4 चीज जो है मुख्य रूप से आपको अनिवार्य है। इसमें एक जो है सबसे पहले आपको भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। उस भूभाग पर जो है साथियों वो आपको जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। और उस जनसंख्या को, ठीक है ना, शासन करने के लिए एक सरकार की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और चौथा जो हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वह है आपको संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता। तो देखिए, तो यही आपका प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य का तत्व नहीं है। तो देखिए, भूभाग जो है राज्य का एक तत्व है, जनसंख्या भी राज्य का एक तत्व है, संप्रभुता जो है राज्य का एक तत्व है, जबकि राजनीतिक दल जो है वो आपको राज्य का एक अनिवार्य तत्व जो है वो आपको नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। तो देखिए, राज्य का जो तत्व है उसमें आपको भूभाग, भूभाग का मतलब क्या हो गया कि भूमि होना चाहिए। जनसंख्या मतलब कि वहां पे निवास करने के लिए जो होना चाहिए लोग होने चाहिए। इसके बाद वहां शासन चलाने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको सरकार होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सरकार हम कहते हैं किसको। तो देखिए, तो ये जो सरकार है ना, शासन चलाने वाली संस्था को याद रखिएगा। क्या है, शासन चलाने वाली, क्या है, चलाने वाली जो संस्था होती है, क्या होती है, संस्था होती है। इसी संस्था को साथियों हम लोग क्या कहते हैं कि आपको सरकार कहते हैं। और ये जो सरकार है ना वो आपको राज्य का एक हिस्सा है। याद रखिएगा कि सरकार क्या है साथियों, तो कहेंगे सरकार राज्य का क्या जानते हैं, अनिवार्य हिस्सा है। क्या है, अनिवार्य हिस्सा है, जो आपको शासन को क्या करती है, चलाती है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो सरकार है शासन किसके सहयोग से चलाती है। तो देखिए, तो यह सरकार जो है अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से शासन को चलाती है। जैसे कि आपको विधायिका, क्या है, विधायिका, ठीक है ना, ये सब सरकार के आपको अंग हो गए। इसके अलावा आपको कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद जो हो जाएगा वो आपको न्यायपालिका, क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है कि सरकार जो अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से क्या करती है कि आपको शासन चलाती है। तो देखिए, तो एक है आपको विधायिका यानी करने का मतलब हुआ लेजिस्लेचर, उसके बाद कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जिसको हम लोग जुडिशियरी कहते हैं। तो ये जो सरकार होती है ना वो क्या करती है जानते हैं कि शासन जो चलाती है अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से चलाती है। तो देखिए, तो शासन चलाने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। और ये सरकार
होता है, राज्य का एक अनिवार्य क्या होता है कि आपको हिस्सा होता है। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, क्या आएगा, एक प्रश्न और आएगा कि सर राज्य और सरकार में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो देखिए साथियों, राज्य जो है वो आपको अस्थाई है, क्या है, अस्थाई है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। जबकि सरकार जो है वो आपको अस्थाई है, क्या है, अस्थाई। सरकार हमेशा आपको बदलती रहती है, जबकि राज्य जो होते हैं हमारे वो आपको अस्थाई होते हैं। यही राज्य और सरकार में सबसे बड़ा क्या है कि आपको अंतर है। तो देखिए, तो राज्य में आपको सरकार होते हैं या नहीं होते, तो कहेंगे बिल्कुल होते हैं। उसके बाद है संप्रभुता। तो देखिए, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या जानते हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, एक संप्रभु देश कहेंगे। तो सीधे याद रखिएगा कि संप्रभुता का मतलब क्या हो जाएगा, तो जब कोई देश अपने आंतरिक क्या है, आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है, आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है कि आपको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको एक संप्रभु देश कहेंगे, वो भी बिना किसी बाहरी दबाव के। तो देखिए, तो राज्य के जो अनिवार्य तत्व है वो आपको कौन कौन है, तो आपको एक भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना, और उस राज्य में जो होनी चाहिए आपको संप्रभुता होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे कि आपको राज्य का दर्जा देंगे। मतलब कि राज्य के लिए जो अनिवार्य तत्व है यह आपको 4 है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तब भारत एक संप्रभु क्या है, राज्य है, ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है उस प्रस्तावना में आपको शुरू में ही कह दिया गया क्या कि जो भारत है, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। इसके अलावा क्या है, इसे हम समाजवादी क्या है, समाजवादी जो है वो बनाना चाहते हैं। क्या, इसके अलावा भारत को हम पंथ निरपेक्ष जो है वो आपको बनाना चाहते हैं, क्या है, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। भारत को हम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है आपको बनाना चाहते हैं। क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना होती है शुरू, तो उस प्रस्तावना के जो मुख्य 4 आदर्श वाक्य यही ना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखिए, तो हमारा भारत जो है आपको एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि यह किसी भी दूसरे विदेशी शक्ति के क्या है कि आपको अधीन नहीं है, और यह अपना जो भी फैसला लेता है वह आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष लेता है। क्या लेता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष लेता है, ठीक है ना। इसलिए भारत को हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको एक संप्रभु देश कहेंगे। तो देखिए, तो राज्य के लिए कौन कौन सा तत्व चाहिए, समझ गए, आपको भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो देखिए, तो ये जो राजनीतिक दल है ना वो राज्य का एक क्या है, तत्व नहीं है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से जो कुछ भी बताए हैं आपको याद रखना है। देखिए, फिर यहाँ से हम चर्चा किए थे विधायिका की। तो विधायिका जो होती है ना, सरकार के आपको कानून बनाने वाली अर्थात विधि बनाने वाली क्या होती है, आपको अंग होती है। जबकि कार्यपालिका विधि का क्रियान्वयन करने वाली क्या होती है कि आपको एक अंग होती है। और न्यायपालिका जो होती है, जिसको हम लोग जुडिशियरी कहते हैं, इसका काम होता है आपको न्याय करना। क्या करना, न्याय करना। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मतलब 3 नंबर प्रश्न है वो समझ में आ गए होंगे। तो 3 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना साथियों, वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न, इसे आप लोग देखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कर रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है आपको कब हुआ था, ठीक है ना। यही आपका प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वो आपको कब हुआ था। तो देखिए साथियों, भारत में जो प्रथम आम चुनाव है ना वो आपको कब हुआ था, ऑप्शन दे दिया गया है। देखिए 1949, 1950, 1951, 1952। तो देखिए, तो भारत में जो आपको प्रथम आम चुनाव हुआ था ना वो आपको 1952 में। और याद रखिएगा कि भारत में जो आम चुनाव होते हैं ना वो आपको 5 वर्ष पर होते हैं। क्या होते हैं, 5 वर्ष पर जो होते हैं वो आपको आम जो होते हैं भारत में वो आपको होते हैं। और अब तक भारत में अगर हम पूछेंगे कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो साथियों 1952 से लेके 2019 तक भारत में जो है वो आपको 17 आम चुनाव हो चुके हैं। क्या है, 17 आम चुनाव जो है वो आपको हो चुके हैं। और भारत में आम चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष पर होते हैं, तो वो आपको 5 वर्ष पे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए इसमें और भी ईयर दिया हुआ है जिसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए 1949 में जो हमारा संविधान है वो आपको अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था, संविधान
अंगीकृत हुआ था। देखिए सारे ऑप्शन का हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 1949 में क्या हुआ था, तो संविधान हमारा अंगीकृत हुआ था। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबका हम लोग एनालिसिस करेंगे बढ़िया से। देखिए उसके बाद है 1950। तो देखिए 1950 में हमारा जो संविधान है साथियों वो क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो संविधान अगर बोलेंगे कि लागू कब हुआ था, तो 1950 में, ठीक है ना। डेट था आपको 26 जनवरी, और संविधान जो अंगीकृत हुआ था 1949 में, डेट पूछा जाएगा तो 26 नवंबर। 1991 में हमारे देश में जो था आपको जो संविधान है, इस संविधान में क्या हुआ था कि आपको पहला संशोधन हुआ था। तो याद रखिएगा कि संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो आपको कब हुआ था, 51 में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो वित्त आयोग है, क्या है, वित्त आयोग, उसका भी जो गठन हुआ था ना साथियों, वो आपको कब हुआ था। तो देखिए तो वित्त आयोग का भी जो गठन हुआ था ना वो आपको 1951 में हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। यहाँ पर जितने भी एनालिसिस दिए गए हैं सबको याद रखिएगा। तो देखिए तो प्रथम आम चुनाव हुआ और 1952 में ही आपको लोकसभा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो देखिए तो 1952 में क्या क्या हुआ इसे समझिए। तो 1952 में साथियों लोकसभा का गठन, क्या कहेंगे, लोकसभा का जो गठन है वो आपको 1952 में हुआ था। उसके बाद आपको राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा। तो साथियों राज्यसभा का जो गठन है, क्या है, गठन है, यह आपको 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव है, क्या है, राष्ट्रपति का क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको विधिवत चुनाव, क्या है, विधिवत चुनाव, यह भी आपको 1952 में हुआ था। तो देखिए तो यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए 1952 में पूछेगा क्या क्या हुआ था। तो देखिए हमारे देश में सबसे पहले पहला आम चुनाव हुआ था। उसके बाद लोकसभा का भी जो गठन कहेंगे 1952 में, राज्यसभा का गठन 1952 में, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव यह भी आपको 1952 में। तो इन चीजों को याद रखना है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे। तो देखिए तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं साथियों वो आपको जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर ये जो जीवी मावलंकर है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए तो जीवी मावलंकर को हम लोग लोकसभा का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा का पिता, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, और ये लोकसभा के क्या थे कि आपको प्रथम अध्यक्ष थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो आपको लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है। तो देखिए तो वर्तमान लोकसभा अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं साथियों तो वो हो जाएंगे आपको ओम बिरला। कौन हो जाएंगे, ओम बिरला। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। और यह कोटा के जो आपको संसदीय क्षेत्र है वहां से यह क्या है कि आपको चुने गए हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आपको लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात अगर पूछा जाए तो साथियों वो आपको मीरा कुमार, कौन है, मीरा कुमार, जो कि आपको क्या थी कि 15वीं लोकसभा की क्या बनी थी कि आपको अध्यक्ष बनी थी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। वही लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कहेंगे तो वो आपको सुमित्रा महाजन, ठीक है ना, जो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। और सुमित्रा महाजन को हम लोग ताई के नाम से भी जानते थे। देखिए तो इसमें जो भी चीजों का एनालिसिस किया जा रहा है आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, देखते चलेंगे। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीजें होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो आप कहोगे कितना में जानते हैं, 1952 में। दूसरा आम चुनाव 1957 में, ठीक है ना। और प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव में भी आपको क्या था कि केंद्र में जो सरकार बनी थी वो आपको किसकी बनी थी जानते हैं, तो आपको कांग्रेस की बनी थी। और सभी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर हम केवल 1957 के जो आम चुनाव है उसको छोड़ देते हैं तब, क्योंकि 1957 के आम चुनाव के बाद केरल में क्या हुआ था कि आपको पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लेकिन नेहरू जी ने 1959 में इस केरल की सरकार को क्या होता है कि आपको गिरवाकर वहां पे राष्ट्रपति शासन की क्या कर देते हैं कि आपको घोषणा करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1952 से 1967 तक देश में आपको कैसी राजनीति रही थी। तो एकल आधिपत्यशाली व्यवस्था, जिसमें आपको मतलब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और आपको राज्य में भी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद मतलब रखना है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे के चीजों को क्या करेंगे कि आपको देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए। जहां भी दिक्कत हो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए
अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा क्या कर रहा है, देखिए सभी आदमी पहले समझ जाइएगा कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे महिला में तो आपको मीरा कुमार, सीधे पूछेंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो आपको जीबी मामलंगर, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और एक लोकसभा अध्यक्ष ऐसे भी थे जो बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका सही आंसर पहले जान लीजिए, डी होगा। और भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ था 1952 में, और भारत में आम चुनाव कितने साल पे होते हैं, तो आपको 5 साल पे। 3 सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो आपको कौन थे, यही आपका प्रश्न है। देखिए सभी लोगों को दिख रहे होंगे क्या कहा जा रहा है, बताइए तो, कि भारत के जो पहले विधि मंत्री थे यानी कानून मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कौन जानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। इनके बारे में आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम क्या थे, कि आपको विधि मंत्री थे। तो साथियों यहाँ से एक चीज आएगी कि संविधान बनाने वाली जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के भी ये क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। इन चीजों को आपको याद रखना है। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को हम लोग भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का, क्या है, संविधान का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या आएंगे, और आएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा ये देश के पहले क्या थे, कि आपको प्रधानमंत्री थे। क्या थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रथम क्या कहेंगे जानते हैं, विदेश मंत्री। तो वो आपको कौन थे, तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखिएगा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल अब तक है 1947 से 1900 कितना तक जानते हैं, तो आपको 64 तक। उसके बाद है आपको इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्या है, देश की पहली महिला, क्या है, महिला प्रधानमंत्री जो थी वो आपको कौन थी, इंदिरा गांधी। और याद रखिएगा अब तक 1947 से लेके ये आपको 2023 तक की हम इतिहास बता रहे हैं, इसमें आपको एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है वो आपको इंदिरा गांधी। और इस इंदिरा गांधी को हम लोग साथियों आयरन लेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन लेडी। तो याद रखिएगा कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया, क्या है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल था वो आपको कब से कब तक था, तो देखिए इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1966 से 1977 और उसके बाद आपको 1980 से 1984 तक था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। इंदिरा गांधी सबसे पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे, आपको 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का, इसलिए भी ये जानी जाती है राजाओं को मिलने वाले प्रीविपर्स व्यवस्था थी उसको इन्होंने क्या कर दिया था, हटा दिया था। अब आइए अब हम लोग बात करते हैं सरदार पटेल। तो ये आपको देश के पहले क्या थे, कि आपको उप प्रधानमंत्री, क्या है, उप प्रधानमंत्री देश के ये पहले थे। इसके अलावा देश के पहले गृह मंत्री थे। क्या थे, गृह मंत्री थे। इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना, कि देश के पहले प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो पटेल साहब हैं इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ, क्या कहेंगे जानते हैं, आपको इंडिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं, तो क्या कहिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही 31 अक्टूबर को क्या होता है, तो आपको राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो होते हैं वो आपको हमारे भारत में मनाए जाते हैं। तो बच्चों अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के आपको जन्म दिवस पे, कब, तो आपको 31 अक्टूबर को। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए सरदार पटेल जो थे देश के क्या थे, कि आपको पहले आपको उप प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से एक चीज़ जान लीजिएगा, हमारे देश में कौन कौन व्यक्ति जो है अब तक आपको उप प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है वो आपको संभाला हुआ है। कारण क्या है कि देखिए उप प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था है वो आपको संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गठबंधन की सरकार होने पर क्या होता है कि आपको उप प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपको बनाए जाते हैं। तो देखिए तो हमारे देश में कौन कौन व्यक्ति जो है अब तक आपको उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है आपको बैठ चुके हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देश के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। दूसरे उप प्रधानमंत्री की अगर बात आएगी तो वो आपको मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई। देखिए इनका नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तीसरे जो उप प्रधानमंत्री की बात आएगी तो वो आपको चौधरी चरण सिंह, कौन हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह। तो साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चौथे उप प्रधानमंत्री की बात अगर आएगी तो वह आपको जगजीवन राम, क्या कहेंगे, जगजीवन राम, क्या है,
जगजीवन राम। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है अगर 5वें उप प्रधानमंत्री की बात आएगी, ठीक है ना, तो वो हो जाएंगे आपको यशवंत राव चौहान। कौन हो जाएंगे? यशवंत राव, क्या है? यशवंत राव चौहान, क्या है? चौहान। उसके बाद जो है छठा हो जाएंगे आपको देवीलाल। कौन हो जाएंगे? देवीलाल, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? देवीलाल। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है आपको सातवां, क्या है? सातवां, ठीक है ना, तो वो जाएंगे आपको लाल कृष्ण आडवाणी। कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी। अब यहाँ से हमारी बातों को आप अच्छे से समझिए कि देश में अब तक कितने व्यक्ति जो है आपको उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो देखिए देश में अब तक 7 व्यक्ति जो है वो आपको उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन कौन बने हैं तो जरा सा ध्यान दीजिए। एक सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई, ये आपको क्या थे जानते हैं कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यानी कि शासनकाल में ये आपको क्या थे कि आपको मतलब उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जो थे, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तब ये आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद यशवंत राव चौहान, ठीक है ना, तो यशवंत राव चौहान जो है वो आपको चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर क्या हुए थे कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। देवीलाल आपको क्या था कि बीपीसी और चंद्रशेखर के कार्यकाल में क्या थे कि आपको यानी कि उप प्रधानमंत्री थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। तब तक भारत में 7 व्यक्ति जो है वो आपको उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इन 7 व्यक्ति का नाम हम यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा पहले उप प्रधानमंत्री आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बता दीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के समय में कौन उप प्रधानमंत्री बना था तो आपको मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन बराबर आपको एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए और एनालिसिस जो है साथियों थोड़ा सा लंबा हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप इसमें सीख भी तो बहुत कुछ रहे हैं ना, क्या है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है ना। इतना चीज आपको सिखाया जा रहा है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न जो होंगे आपके नहीं छूटेंगे। और देखिए और बार बार बोल रहे हैं कि ये चीजें जो है आपके बड़े भाइयों के लिए भी क्या है कि आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें जो भी एनालिसिस हो रहा है वो पूर्णतः जो है वो आपको कंपटीशन बेसिस के आधार पर जो है वो आपको हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सीमांत गांधी, ऑप्शन सी एओ ह्यूम, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एओ ह्यूम। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एओ ह्यूम का पूरा नाम है एलेन, क्या नाम है, एलेन ऑक्ट्रोवियन, क्या है, ऑक्ट्रोवियन आपको ह्यूम, यही जो है आपको एओ ह्यूम का पूरा नाम है। और यह आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के क्या थे कि आपको एक रिटायर्ड जो थे वो आपको अधिकारी थे। और इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था कि आपको 1885 में, कितना में, 1885 में कांग्रेस का क्या किया गया था कि आपको गठन किया गया था, ठीक है ना। और यह अंग्रेजों के लिए प्रारंभिक वर्षों में क्या था जानते हैं कि आपको सुरक्षा कवच के रूप में यह कांग्रेस जो है वो आपको कार्य किया था। फिर यहाँ से देखिए आपको महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से एक चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने थे, वो आपको बेलगांव अधिवेशन में, कहाँ बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। तो यहाँ से साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेलगांव अधिवेशन जो है यह कब हुआ था तो 1924 में। और यह बेलगांव है कहाँ तो यह आपको कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। तीसरी में गांधी जी जो थे आपको अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है सीमांत गांधी। तो देखिए सीमांत गांधी हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, किसको कहते हैं, खान अब्दुल, याद रखिएगा क्या है, खान अब्दुल जो गफ्फार खान है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर सीमांत गांधी के नाम से इन्हें हम लोग क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और ये जो सीमांत गांधी है इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है आपको फ्रंटियर गांधी, क्या कहा जाता है, फ्रंटियर, ठीक है ना, गांधी। तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसको कहते हैं, तो कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है ना। फिर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा ये भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था, क्या था, भारत वर्ष का क्या कहिएगा जानते हैं, अंतिम वायसराय, क्या है,
अंतिम वायसराय अगर कोई व्यक्ति था तो उसका नाम क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन, और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और यह आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के एक रिटायर अधिकारी थे, और इनका जो संबंध है वो आपको स्कॉटिश थे यानी कि स्कॉटलैंड से थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1924 में, किस अधिवेशन में, तो आपको बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर यहाँ से कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का। तो देखिए, तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो आपको एनी बेसेंट है। कौन है, एनी बेसेंट। तो साथियों इसे याद रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो क्या कहेंगे जानते हैं, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो आपको यह भी याद रखना है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। और सीधे इसमें पूछा जाता कि बताइए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो वो हो जाते हैं आपको WC बनर्जी। WC बनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के आपको अध्यक्ष जो बने थे 1885 में, जब इसका गठन हुआ था मुंबई में, उसी अधिवेशन में ये कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष मतलब कि वह महिला जिसका जन्म भारत में हुआ है और वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है, तो वह है आपको सरोजिनी नायडू। कौन है, सरोजिनी नायडू। तो साथियों इसको भी आपको याद रखना होगा कि ये जो सरोजिनी नायडू है यह कांग्रेस के प्रथम महिला क्या बनी थी जानते हैं, कि आपको भारतीय अध्यक्ष बनी थी कब जानते हैं, तो ये आपको 1925 में, कितना में बनी थी, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। तो देखिए, तो यहाँ से जो भी पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है उस सबका हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको एक ही प्रश्न में जो होते हैं उसका हम एनालिसिस करते चले जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में, किस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो आपको बेलगांव अधिवेशन। 1924 में कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है ना। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। याद रखिएगा कब बने थे, 1885 में, किस अधिवेशन में, तो आपको बंबई अधिवेशन में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि कांग्रेस के जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो वो आपको सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी, 1925 में, कहाँ था, आपको कानपुर अधिवेशन में। आज सीधे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो आपको कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी, और यह आपको आयरिश थी, क्या थी, आयरिश थी। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, और जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम क्या होगा कि जैसे ही हमें समय मिलेगी उन सभी चीजों को हम देखेंगे, और उसके बाद आपके एक एक प्रश्न का जो है हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो डाउट वाले प्रश्न होंगे उसका हम आपको सही तरीके से डाउट क्लियर करके जो है फिर से हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए पहले स्क्रॉल इसे कर लेने दीजिए हमें। हाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो आपको किस देश में, क्या है, किस देश में, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए भाई सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात पूछा जा रहा है, और ये आपके एग्जाम में कितना बार का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र साथियों, ठीक है ना, यही पूछा जा रहा है कि यह आपको किस देश में है। तो देखिए ऑप्शन है अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो आपको स्विट्जरलैंड में। बाकी यहाँ पे जो भी देख रहे हैं देश देख रहे हैं, अमेरिका हो, भारत हो, नेपाल हो, यहाँ पर आपको अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये प्रजातंत्र आखिरकार होता है क्या। तो देखिए तो ये जो प्रजातंत्र इसी को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहा जाता है डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये आपको यूनानी जो वर्ड है आपको डेमोस, क्या है, डेमोस, और आपको एक वर्ड है आपको क्रेसिया, क्या है, क्रेसिया। तो इस डेमोस और क्रेसिया से मिलकर जो है आपको डेमोक्रेसी जो है आपको बना हुआ है। तो डेमोस का मतलब जो होता है वो आपको जनता, क्या है, जनता, और क्रेसिया का मतलब जो होता है शासन, क्या है, शासन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रत्यक्ष मतलब प्रजातंत्र जो है या आपको लोकतंत्र है वो किसका शासन है, जनता का शासन। तो देखिए तो लोकतंत्र जो है इसको दो वर्गों में क्या किया गया कि आपको बांटा गया, मतलब कि प्रजातंत्र को दो वर्गों में जो है आपको बांटा गया है। एक जो है आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्या है, प्रत्यक्ष
प्रजातंत्र, इसमें जनता स्वयं क्या करती है कि आपको शासन में भाग लेती है। और एक जो होता है आपको अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्या होता है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जैसे भारत में है, तो यहाँ पर क्या होता है, जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपको शासन में भाग लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती हो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब जिसमें जनता के प्रतिनिधि जो है शासन में भाग लेता हो। तो अब ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देख रहे हैं ये आपको स्विट्जरलैंड में, क्या है? स्विट्जरलैंड में। और पूछेंगे कि भारत में कौन सा प्रजातंत्र है, तो आप क्या कहोगे कि भारत में जो है वो आपको अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपको शासन में क्या करते हैं कि आपको भाग लेते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न है कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो देखिए तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शासन के केंद्र बिंदु क्या हो, जनता हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की एक बड़ी सुंदर परिभाषा आपको अमेरिका के जो आपको 16वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम था आपको अब्राहम लिंकन, क्या है? अब्राहम लिंकन, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के क्या बने थे कि आपको राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने लोकतंत्र की एक बड़ा ही सुंदर परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा क्या है कि आपको चुनी गई शासन है, क्या है? शासन है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो वही कह रहा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो आपको स्विट्जरलैंड में। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि अमेरिका की जो राजधानी है ना वो आपको वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा। ये सभी कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो आपको वाशिंगटन डीसी है, ठीक है ना। ऐसे चीज को आपको याद रखना है। भारत की राजधानी सभी आदमी जानते होंगे कि आपको नई दिल्ली है, क्या है? नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की राजधानी ये आपको बर्न है, ठीक है ना। और नेपाल की राजधानी पूछेंगे ये आपको काठमांडू है। तो देखिए राज्य राजधानी को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे चीज सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं 7 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अरे भाई जरा सा तू ठहर जा। आइए देखिए क्या कह रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा बताइए सभी लोगों को समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। अगर आप लोग इजाजत दे तो थोड़ा सा पानी पीकर हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे कि आपको सोल्यूशन करेंगे। तो इजाजत है ना भाई साहब, ठीक है ना, जल्दी से बोलिए। उसके बाद हम लोग क्या है कि आपको इस प्रश्न को क्या करेंगे कि आपको बताएंगे। बड़ा निम्न प्रश्न है, ठीक है ना, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी तो बड़ा बढ़िया से बताएंगे। तो आप लोग जब तक प्रश्न को पढ़िए हम थोड़ा सा पानी पीकर जब तक रेडी हो जाते हैं। और आप लोग को इसका आंसर अगर आ रहा है तो आंसर दीजिएगा। क्या आप लोग इसका आंसर अच्छा से दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, नो डाउट, ठीक है ना, जो कि आपको कनाडा से प्रेरित होकर क्या है कि आपको लिया गया। पहले इतना याद रखिएगा कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, बताइए तो आपको संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम है, ठीक है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था है। और हमारे यहाँ का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किस देश से आधारित है जानते हैं, तो आपको कनाडा के संघात्मक मॉडल पर क्या है कि आपको आधारित है। तो संघात्मक शासन में क्या होता है जानते हैं कि आपको दोहरी नागरिकता होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। सारे जो है संघीय व्यवस्था के क्या है लक्षण है। लेकिन हमारे भारत में क्या है जानते हैं कि आपको दोहरी नागरिकता जो है आपको नहीं अपनाई गई। भारत में जो है ना वो आपको एकल नागरिकता अपनाई गई। क्या अपनाई गई है? एकल नागरिकता। देखिए कि अगर आपसे हम प्रश्न पूछेंगे कि बताओ कि भारत में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी क्या अपनाई गई है, तो आप क्या कहोगे कि एकल नागरिकता को अपनाई गई। वो भी किस देश से प्रेरित होकर जानते हैं, तो आपको ब्रिटेन से प्रेरित होकर। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर भारत में एकल नागरिकता को क्यों अपनाया गया है। तो साथियों भारत में जो एकल नागरिकता को अपनाया गया है ना वह आपको देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या है, देश की एकता और अखंडता को क्या है
अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, बाकी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था जो है वो भी है, क्या है वो भी है। और जो भी आपको क्या होते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं वहां पर संविधान की क्या होती है कि आपको सर्वोच्चता होती है। और यह भी क्या है कि भारतीय संविधान में है। और ये जो देख रहे हैं संविधान, यह देश का क्या जानते हैं सर्वोच्च विधि है। क्या है देश की जो हमारे देश की जो सर्वोच्च विधि है वो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको संविधान है। और एक चीज याद रखिएगा कि संविधान को वैज्ञानिक मान्यता जो होते हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि भारत में क्या संघीय व्यवस्था है, तो कहेंगे हाँ। देखिए संघीय व्यवस्था का एक लक्षण और होता है कि इसमें आपको दोहरी सरकार होती है। क्या होती है दोहरी सरकार, मतलब कि डुअल सरकार होती है, यानी डुअल गवर्नमेंट उसको कहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए हमारे भारत में एक क्या है कि आपको केंद्र सरकार है, क्या है सबसे ऊपर केंद्र सरकार है। क्योंकि देखिए हमारे भारत में जो संघात्मक मॉडल लिया गया ना वो कनाडा पर आधारित है। तो देखिए तो एक तक केंद्र सरकार है, इसके नीचे देखिएगा तो कई सारे जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको प्रांतीय सरकार है। क्या है कई सारे प्रांतीय सरकार है। तो जहां पर देखिएगा कि आपको संघात्मक सरकार रहेगी वहां पर आपको क्या होती है जानते हैं कि आपको डुअल सरकारें जो होती है वो आपको देखने को क्या होती है कि आपको मिलती है। क्या होती है मिलती है। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गए होंगे। तो अगर सीधे पूछा जाएगा कि संघीय व्यवस्था की 2-3 विशेषता बताइए, देखिए 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि देखिए जो फेडरल सिस्टम है उसकी निम्न विशेषता है। सबसे पहले कि आपको उसमें दोहरी नागरिकता होती है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र और आपको क्या जानते हैं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, दोहरी जो होती है वो आपको क्या होती है सरकार होती है। तो ये सभी जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या है साथियों कि आपको विशेष जो है आपको लक्षण है। तो वही कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो आपको दोहरी नागरिकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं उम्मीद है कि आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से क्या कर सकते हो क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इतने बढ़िया से आप लोगों को जो है एनालिसिस करके दिया जा रहा है, एक भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। और नहीं छूटेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ पढ़ाता हूं, लेकिन साथियों मैं आप लोगों को 12th लेवल में इतना जरूर पढ़ाता हूं, ठीक है ना, जितना कि आप उम्मीद जो है कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इतना चीज जरूर पढ़ाते हैं और इन चीजों को देखना है तो आप कॉम्पिटिटिव छात्रों के साथ बैठकर इस क्वेश्चन को देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी क्या होंगे कि आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई जो सर पढ़ा रहे हैं उसे बढ़िया से पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है समझिए साथियों। कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो ये कहने की आवश्यकता है ही नहीं। केंद्र को क्या है, केंद्र को कैसे है, तो ये भी देख लीजिए। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियां है, क्या है भारत में जो केंद्र है और आपको क्या जानते हैं राज्य है, क्या है राज्य है। तो केंद्र और राज्य के जो बीच क्या है कि आपको विधायी शक्तियां, कौन शक्तियां विधायी, ठीक है ना। क्या है कि जो विधायी शक्तियां है, ठीक है ना। देखिए विधायी थोड़ा गलत लिखा गया, विधायी को पहले सही कर लेने दीजिए, ठीक है ना। देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियां है साथियों, इस विधायी शक्तियां को क्या है कि 3 सूचियों के माध्यम से जो है आपको बांटा गया। एक आपको सबसे पहले संघ सूची, समझिए कि केंद्र कैसे मजबूत है ये भी हम आपको बताते हैं, संघ सूची। दूसरा जो है आपको क्या है राज्य सूची, क्या है राज्य सूची। और तीसरा जो है साथियों वो आपको क्या जानते हैं, तो वह है आपको समवर्ती सूची, क्या है समवर्ती सूची। देखिए तो ये सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखिए हमारे यहाँ केंद्र कैसे मजबूत है समझिए। एक तो संघ सूची में आपको सबसे ज्यादा 100 गो विषय है, क्या है 100 विषय है। और इसमें जो भी विषय है वो आपको महत्वपूर्ण है, एक तो विषय ज्यादा है और जो भी महत्वपूर्ण विषय है वो केंद्र सरकार अपने पास रखा हुआ है। राज्य सूची में के जो विषय होते हैं उस राज्य सूची के विषय पर कभी कभी आपको केंद्र सरकार भी जो होती है वो आपको क्या करती है कि आपको कानून बना देती है। समवर्ती सूची के विषय पर जो होते हैं केंद्र का कानून जो होता है प्रभावी होता है, क्या होता है केंद्र का जो कानून होता है वो आपको प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है क्या है कि केंद्र जो है वो आपको क्या है जानते हैं अधिक शक्तिशाली। ऐसे बहुत सारे चीजें जैसे देखिए कि आपको संसद जो है किसी राज्य के नाम सीमा आदि में क्या कर सकता है कि आपको परिवर्तन कर सकता है। संसद किसी नए राज्य की क्या कर सकता है कि आपको स्थापना कर सकता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है ना वो आपको केंद्र को अधिक पावर जो है आपको दिया गया है। तो देखिए तो यहाँ पे कुछ चीजें आई है, ठीक है ना, ये सूची से संबंधित, तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए तो भारतीय संविधान
में आपको बताए थे कि 3 सूची के बारे में चर्चा की गई। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको संघ सूची, तो संघ सूची में आपको अभी जो है 100 विषय है। क्या है? 100 विषय, इसको आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद है आपको राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। तो साथियों, राज्य सूची में जो है अभी आपको क्या है? 61 विषय है। उसके बाद है आपको समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तो साथियों, समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है ना, वो आपको अभी 52 है। क्या है? 52 में। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इन सभी सूचियों में मूल में कितने विषय थे, बता दीजिएगा, बड़ा सुंदर होगा। ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, जब तक हम आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, तीनों का जो है आपको लिख देना है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखिए, सभी लोग देखिए। तो संघ सूची में अभी कितना विषय है? तो आपको 100 है। राज्य सूची में कितना है? तो आपको अभी जो है 61 विषय है। समवर्ती सूची में जो है वो आपको अभी कितना विषय है जानते हैं? तो आपको 52 विषय है। क्या है? 52 विषय। लेकिन मूल में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, तो संघ सूची में ना मूल में 97 ही विषय था। ठीक है ना। राज्य सूची जो है इसमें मूल में 66 विषय था, और ये जो देख रहे हैं समवर्ती सूची, इसमें मूल में आपको 47 विषय था। लेकिन इन सब के अलावे, जैसे मान के चलिए, जो विषय न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में है, उन विषयों को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। तो साथियों, इस अवशिष्ट विषय पर भी जो कानून बनाने का अधिकार है ना, वो आपको केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को। तो आप क्या देख रहे हैं कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र को जो है क्या किया गया जानते हैं? अधिक शक्तिशाली जो है वो आपको बनाया गया है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो देख रहे हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है किस अधिनियम से प्रभावित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है वो आपको प्रभावित है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा क्या था कि केंद्र में जो था आपको द्वैध शासन जो था वो आपको लागू किया गया था। तो साथियों, इसे भी आपको याद रखना है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इसके अलावे एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, क्या है? 35 है, इसके द्वारा आपको भारत परिषद को क्या कर दिया गया था जानते हैं? कि आपको समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि 9 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है ना, ताकि आपके फीडबैक के अनुसार हम क्या करेंगे कि आपको कार्य करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा बाल भी बना लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, चलो बाल भाई इधर आ जाओ। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आएगी तो आप लोग बताएंगे। ठीक है ना। देखिए, उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे कैसे केंद्र जो है अधिक शक्तिशाली हमारे संघीय व्यवस्था में, हमारे फेडरल सिस्टम में, तो आप देख सकते हो। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जहां भी संघीय व्यवस्था होती है ना, वहां पर जो संविधान होती है वो आपको लिखित होती है। तो देखिए, तो बहुत विशेषता बता सकते हैं, किस चीज का जानते हैं? तो आपको संघीय शासन व्यवस्था की। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि किस राज्य को 2014 में विभक्त कर क्या हुआ था जानते हैं? भारत के 29वें राज्य के रूप में। किस राज्य के रूप में? भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना को जो थी वो आपको स्थापना की गई थी। ठीक है ना। कह रहा है कि किस राज्य को, ठीक है ना, 2014 में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। तो यह आपको आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो ये जो आप देख रहे हैं तेलंगाना साथियों, यह आपको कब बना था? तो ये जो तेलंगाना है ना, ये आपको 2 जून, ठीक है ना, 2014 को भारत का 29वां राज्य जो था वो आपको बना था। तो देखिए, तो हाल के वर्ष में भारत में जो गठित कुछ राज्य है, क्या है? राज्य, उसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ से ये भी पूछा जाएगा ना कि भारत का 28वां राज्य क्या है? 28वां राज्य, ठीक है ना, कौन बना था? उसके बाद जो है भारत का आपको 27वां राज्य क्या है? 27वां राज्य। इसके बाद जो है आपका भारत का 26वां राज्य क्या है? 26वां राज्य कौन बना था? तो देखिए, तो हाल के वर्ष में जो गठित जो राज्य है उसे जान लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, भारत का जो आपको क्या है कि 28वां राज्य वो आपको झारखंड बना था। कौन बना था? झारखंड। चलिए, उसके बाद जो है 27वां राज्य जो बना था वो आपको उत्तराखंड। कौन बना था?
उत्तराखंड। और उसके बाद जो है 26वां राज्य वो बना था आपको छत्तीसगढ़। कौन बना था? छत्तीसगढ़। तो यहाँ से एक चीज और भी साथियों याद रखिएगा, क्या करना है आपको? याद रखना है। जैसे क्या याद रखना है? तो देखिए ये जो झारखंड है यह आपको बिहार को क्या है कि आपको बांटकर बनाया गया था। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर इन राज्यों का जो गठन हुआ था वो आपको कब कब हुआ था यह बताइए। तो थोड़ा सा इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए कलर थोड़ा सा पेन का बदल देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से जो है समझ में आ जाए। देखिए तो ये जो है आपको झारखंड ये आपको 15 नवंबर 2000 को बना था। कितना को बना था? 2000 को, ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो है साथियों 9 नवंबर 2000 को क्या था कि आपको बना था। छत्तीसगढ़ जो है वो आपको 1 नवंबर 2000 को जो है वो आपको बना था। देखिए अगर नहीं बुझाए तो जो बोले हैं उसको जरा सा सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको हाल के वर्ष में गठित क्या है कि आपको राज्य था। झारखंड बिहार से अलग होकर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और ये जो छत्तीसगढ़ देख रहे हैं यह आपको क्या है जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। देखिए इसके अलावा और भी चीज आप याद रख सकते हैं। 1987 में क्या है? 1987 में जो है वो आपको गोवा बना था। क्या बना था? गोवा बना था। तो इन चीजों को याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 1975 में जो है वो आपको सिक्किम बना था। क्या बना था? सिक्किम बना था। देखिए कुछ का नाम आपको याद रखना है। 1963 में जो है वो आपको नागालैंड बना था। देखिए बहुत हम बीच में छोड़ रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसे हम देख रहे हैं। हरियाणा आपको 1966 में बना था, तो इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद है आपको महाराष्ट्र, क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात, यह आपको 1960 में बना था। तो देखिए इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और अभी भारत में जो राज्य की संख्या है वो आपको 28 है और संशासित प्रदेश की संख्या जो है वो आपको 8 है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में अभी राज्य की संख्या कितनी है। तो भारत में जो भी राज्य की संख्या 28 है और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या पूछेंगे साथियों तो वो आपको 8 हो गई है। क्या हो गई है? 8 हो गई। तो ये सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे आज के सेशन का समझ में आ गया होगा। और ये जो देख रहे हैं 10 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।